Good evening, class. Good evening, sir. We were discussing about cloned mammals, cloned animal, transgenic animals. Examples of transgenic animals were discussed. Transgenic plants were discussed. We discussed about cloned mammal also, cloned animal also. One example we gave Dolly. Next, we are beginning with a new topic, that is molecular diagnosis. What we are discussing is the techniques which can help detect a disease. And why we are studying in this chapter? Because the techniques are related to recombinant DNA technology. That is why. We have studied one technique, that is polymerase chain reaction. And today we'll be discussing about one of the techniques called ELISA. You know all ELISA. ELISA के बारे में सब जानते हैं. कोई नई चीज नहीं है. फुल फॉर्म तो खैर सभी जानते हैं. लेकिन थोड़ा सा डिटेल डिस्कस करते हैं, हल्का फुल्का सा. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस टॉपिक को. सो आई विल बी राइटिंग conventional traditional methods like serum, urine analysis, etc. do not help in early detection of disease. हम लोग एक तरीका जो अपनाते हैं टू डिटेक्ट द डिजीज, उसमें अर्ली डिटेक्शन के लिए व्हाट वी आर डूइंग इज सर्टेन टेस्ट्स. भाई ऑब्वियसली अगर हम कभी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो एक सीरम टेस्ट यानी कि ब्लड टेस्ट के लिए बोल सकते हैं, यूरिन टेस्ट के लिए बोल सकते हैं, लेकिन उससे बीमारी का अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाता है. शुरुआत में शुरू में अर्ली डिटेक्शन नहीं हो पाता है. तो अर्ली डिटेक्शन को करने के लिए क्या करना चाहिए? अर्ली डिटेक्शन को करने के लिए वी कैन यूज डिफरेंट टेक्निक्स, जैसे कि उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एलाइजा, इन सब की बात आती है. recombinant DNA technology, polymerase chain reaction, ELISA help in
early detection of disease. और पीसीआर के तो खैर हम लोग जानते ही हैं कि पीसीआर इज नाउ routinely परफॉर्म. देखो कोविड के लिए तो परफॉर्म कर ही रहे हैं और एचआईवी के लिए तो खैर शुरू से परफॉर्म कर रहे थे, कोविड के लिए तो परफॉर्म करते ही. तो पीसीआर एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है जो आजकल चलता है. पीसीआर इज नाउ routinely परफॉर्म्ड टू डिटेक्ट HIV in AIDS suspected patients. बहुत रूटीनली और बहुत पॉजिटिवली ये परफॉर्म होता है फॉर डिटेक्टिंग HIV if anyone is suspected for AIDS, so it is performed. ठीक है. एलाइजा को थोड़ा डिटेल देते हैं. फुल फॉर्म सब जानते हैं. एंजाइम लिंक्ड immunosorbent assay. आज इसकी फुल फॉर्म का मीनिंग थोड़ा क्लियर हो जाएगा बिकॉज पहले तो हम लोगों ने याद किया हुआ, ये चीज हमने एकदम लर्न कर रखी. एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे फुल फॉर्म एकदम लर्न हो चुकी है हमको. आज हम थोड़ा सा इसका भाई फुल फॉर्म का भी मीनिंग आज एकदम क्लियर हो जाएगा हमारे पास. तो जो एनसीईआरटी लिखती है एक पॉइंट, वैसे आप लोगों को पता है, इट इज एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन. और दूसरी बात, it is performed for antigen as well as एंटीबॉडी. एंटीजन के लिए भी परफॉर्म कर सकते हैं, एंटीबॉडी के लिए भी परफॉर्म कर सकते हैं, दोनों के लिए परफॉर्म कर सकते हैं इस टेस्ट को. For antigen as well as antibody. मतलब if I want to detect antibody in my body, in a person's body, it can be done. And at the same time, if antigen detection is required, that also can be performed through ELISA. दोनों के लिए आप परफॉर्म कर सकते हैं. पहले हम लोग डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी को डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट
detection of antibody. डिटेक्शन ऑफ एंटीबॉडी तो कैसे करेंगे, उसकी टेक्निक बता रहे हैं हम। ये हमारे पास सपोज एलाइसा प्लेट है, और इस एलाइसा प्लेट पे एंटीजन लगा हुआ है। लगा दिया गया है। immobilized antigen. ठीक है, this antigen is there on the plate, ELISA plate, और इसके ऊपर what we have put is the जो हमारे पास सैंपल है, सपोज सीरम है हमें किसी पर्सन का जिसमें हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना चाहते हैं, बिकॉज यू ऑल नो कि एंटीबॉडी इज फाउंड इन बॉडी फ्लूइड्स, और बॉडी फ्लूइड यानी कि ब्लड। तो पेशेंट का जिसमें हम एंटीबॉडी को डिटेक्ट करना चाहते हैं, उस पेशेंट की ब्लड में ही एंटीबॉडी मिलेगी। मतलब जो भी सैंपल आपने लिया है, सीरम लिया है, उसका ब्लड में सीरम लिया है, तो वो आप इस पे पुट करोगे। So next is we have to apply the sample which we have received from the patient, and we will rinse it. So now after putting the sample, what we can see is in the ELISA plate कि अगर that person is suffering from disease, then what will happen? Antibody of that person will be attached to this antigen. This is the antibody which is now attached with the antigen in the ELISA plate. ELISA plate पे antigen है, उस पे एंटीबॉडी चिपक जाएगी। ठीक है, अगर पेशेंट वाकई में अफेक्टेड है, अगर उसको इन्फेक्शन है, तो एंटीबॉडी इस एंटीजन पे बाइंड कर जाएगी। नाउ अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास लैब में वी आर अवेलेबल विद antibody, anti-immunoglobulin linked with enzyme plus rinse क्या है? I'll tell you. antibody linked with enzyme. तो ELISA प्लेट के ऊपर अब जो पिक्चर क्लियर होके आएगी, दैट विल बी एंटीजन है,
उस एंटीजन के ऊपर एंटीबॉडी है, उस एंटीबॉडी के ऊपर अब एंटीबॉडी जो आपके पास लैब में अवेलेबल थी वो आपने लगाई। सपोज वो बाइंड कर गई है, ये दिस इज एंटीबॉडी, एंटीबॉडी की भी एंटीबॉडी जो उससे बाइंड कर जाएगी, और कंडीशन ये कि साथ में एंजाइम, ये आप विद एंजाइम, तो इसके साथ एक एंजाइम। एंजाइम क्या है कि ये क्रोमोजेनिक एंजाइम है कि जैसे ही आप कोई सबस्ट्रेट दोगे तो वो ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा जिससे कलर मिलेगा। तो एज सून एज a chromogenic substrate is provided, क्रोमोजेनिक मतलब कि which will give color, chromogenic substrate is provided of this enzyme, so we will receive a colored product. Because you cannot see antibody with your eyes, you cannot see antibody with your eyes, you can just see the color only. So in the end of the reaction, if colored formed, if color is there, so it will confirm us कि the person is having disease, and this can only happen when in the first step antibody was there in the sample. सैंपल में एंटीबॉडी अगर हुई तो वो एंटीजन से बाइंड करेगी, अगर एंटीबॉडी बाइंड करेगी तो जो मैंने एंटीबॉडी दी है वो भी बाइंड कर जाएगी, और क्योंकि उसके साथ एक एंजाइम लिंक्ड है तो उस एंजाइम को जब सबस्ट्रेट देंगे तो हमें कलर रिएक्शन मिल जाएगा। I mean to say, if every reaction, if every step goes positive, then color will be obtained by the end of reaction, in the end of reaction. And if not, for example, if sample is not having antibody, मान लो अगर सैंपल के पास एंटीबॉडी नहीं होती और जब आप एंटीबॉडी पुट करते तो एंटीबॉडी विल बी बाइंडिंग टू एंटीबॉडी, नॉट टू एंटीजन, तभी इसका नाम है एंटीबॉडी, क्योंकि वो एंटीबॉडी को बाइंड करेगी। तो सपोज अगर सैंपल में हमारे एंटीबॉडी नहीं होती तो आप समझ सकते हो कि एंटीबॉडी भी अटैच नहीं हो पाएगी। एम आई राइट? क्या मैं सही कह रहा हूं? यस सर। And Ankurpal, antibody is not chromogenic substrate. We have to give chromogenic substrate of the enzyme which is linked with the antibody. We have to provide substrate separately after the step when we have put the antibody with enzyme. I hope now you have understood.
कुछ रह गया? आई मीन कुछ है? एंटीबॉडी का पर्पस यही है क्योंकि एंटीबॉडी के साथ एंजाइम लगा हुआ है। मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि सैंपल के अंदर जो एंटीबॉडी है दैट हैज बीन अटैच्ड विद द एंटीजन? हाउ विल आई कम टू नो कि सैंपल इज हैविंग एंटीबॉडी? हाउ विल आई नो कि सैंपल और द सीरम or the blood sample which I have taken from the patient that contains antibody? How will I come to know? Tell me. उसके अंदर की एंटीबॉडीज मतलब डाइजेस्ट वगैरह कुछ होंगी, मतलब जो आपको सबस्ट्रेट मिले जो कलर्ड फॉर्म हो तब। नहीं, कलर को प्रोड्यूस करने अगर एंटीबॉडी है सैंपल के अंदर और मान लीजिए कि अगर वो बाइंड कर जाती है एंटीजन के साथ, बंदा पॉजिटिव है, चलो ठीक है मान लिया, कैसे प्रूव करूं कि पॉजिटिव है? सैंपल ले लिया, सैंपल को प्लेट पे डाला, एंटीजन से एंटीबॉडी उसकी बाइंड भी कर गई, पर मुझे आंखों से कहां दिख रही कि वो एंटीबॉडी बाइंड करी है सैंपल एंटीजन के साथ? मुझे तो कलर दिखेगा, तो मुझे से एंटीबॉडी की एंटीबॉडी भी तो नहीं चाहिए ना मेरे पास। तुमने उसका सिग्निफिकेंस पूछा तो मैं तुमको बता रहा हूं कि एंटीबॉडी कोई अकेली नहीं है, एंटीबॉडी के साथ एंजाइम है। और जैसे ही सपोज अगर एंटीबॉडी, पेशेंट की एंटीबॉडी सैंपल में जो है अगर वो बाइंड कर जाती है, तो ये जो एंटीबॉडी मेरे पास अवेलेबल है विद एंजाइम, ये भी तो बाइंड कर जाएगी ना, ये स्टेप भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो फिर मुझे कलर मिल जाएगा ना। मेरा मोटिव क्या है? कलर को ऑब्जर्व करना। अगर कलर मिला है इसका मतलब शुरू से स्टेप पॉजिटिव हुए हैं। अगर सपोज कि अगर एंटीबॉडी नहीं होती सैंपल के अंदर, तो एंटीबॉडी भी बाइंड नहीं करती। और मैंने हर स्टेप के बाद ये क्या लिखा हुआ है? रिंस करना है। तो रिंस का क्या है सिग्निफिकेंस? रिंस का सिग्निफिकेंस यही है कि मान लो अगर एंटीबॉडी सैंपल में नहीं होती तो मेरी एंटीबॉडी भी बाइंड नहीं करेगी, और जब मैं रिंस करूंगा तो सब धुल जाएगा, सब साफ हो जाएगा, और प्लेट बिल्कुल वैसी रहेगी जैसे पहले थी। एम आई राइट? रिंस करने का मतलब धोना, साफ करना। यस सर, करेक्ट। तो प्लेट बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसे पहले थी। और जब मैं इस प्लेट में मैं क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डालूं तो क्या वो कलर्ड प्रोडक्ट बनेगा? नो सर, कुछ होगा ही नहीं। तो फिर यू कैन से ना कि एंटीबॉडी नहीं है पेशेंट में, है कि नहीं? यस सर। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज कंफर्म डिजीज। डेफिनेटली अंकुर पल, अगर एंटीबॉडी आपने किसी पेशेंट की बॉडी ने एंटीबॉडी बनाई है तो वो एमी थोड़ी बनाएगी, है कि नहीं? दुश्मन आएगा सामने तभी तो जो है मिसाइल्स चलेंगी। जब दुश्मन ही सामने नहीं होगा तो मिसाइल क्यों दागेंगे भाई? सोल्जर्स क्यों भेजेंगे? ओके पल। एलाइजा हमारा 100% कंफर्मेशन दे देता है। तो एंटीबॉडी, एक मिनट बता रहा हूं मैं आपको। हाँ कुशाग्र, दिस इज द ओनली वे, यू आर राइट। मेरी आवाज पहुंच पा रही आपके पास? कुछ नहीं पहुंच पा रही क्या कुशाग्र? यही जो आपने लिखा दैट इज करेक्ट। पहले एंटीबॉडी बाइंड करेगी विद एंजाइम, एंजाइम एंटीबॉडी के साथ ही है, और आप एंटीबॉडी दोगे तो वो बाइंड कर जाएगी अगर पहले से पेशेंट की एंटीबॉडी होगी तो, और फिर आप सबस्ट्रेट दोगे उसको, तब कलर मिलेगा। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट देने का स्टेप एकदम अलग है, इट्स डिफरेंट।
इट्स अ सेपरेट स्टेप, वो हर स्टेप वाइज है, आप स्टेप 1 2 भी 3 भी कर सकते हैं इसको। कुशाग, नाउ अंडरस्टूड? हम चाहते हैं कि जितना हमारे पास प्लेट में एंटीजन है, एलाइजा की प्लेट में कुछ वेल्स होते हैं, सपोज 96 नंबर होता है एक, मतलब जितने भी हमने एंटीजन लगाए हैं, जितने भी प्लेट में एंटीजन लगे हुए हैं उतनी ही एंटीबॉडी लगी होनी चाहिए, इसलिए रिंस करना जरूरी है। वी डोंट वांट एक्सेस ऑफ एनीथिंग, जितने हमने एंटीजन लगाए हुए हैं उतने ही हमारे एंटीबॉडी लगे, और वो तभी हो सकता है जब हम उसको रिंस करेंगे। और एक बात ये भी है कि सपोज अगर आपकी एंटीबॉडी, पेशेंट में एंटीबॉडी नहीं है और आपने एंटीबॉडी का स्टेप जब किया, मान लो ये स्टेप नंबर 1 था, मान लो ये स्टेप नंबर 2 था, मान लीजिए ये स्टेप नंबर 3 था, सपोज मान लीजिए स्टेप 1 आपने किया लेकिन एंटीबॉडी तो है ही नहीं। जब एंटीबॉडी नहीं है तो सेकेंड स्टेप जब आप करोगे विद एंटीबॉडी तो वो बाइंड नहीं करेगी, करेक्ट, लेकिन वो वहां पे रुकी तो रहेगी ना। अगर आप रिंस करना भूल जाते हो, मान लो इस स्टेप में आप रिंस करना भूल गए, जो मैंने क्रॉस मारा वहां पे आप रिंस करना भूल गए, तो डोंट यू थिंक कि एंटीबॉडी वहीं पे रहेगी, क्योंकि आपने रिंस तो किया नहीं, वो तो वहीं रहेगी, एंटीबॉडी विद एंजाइम, एम आई राइट? एंटीबॉडी तो वहीं रहेगी अगर हम रिंस नहीं करते हैं तो। व्हाट डू यू से? और एंटीबॉडी अगर वहीं रहेगी तो कलर नहीं मिल जाएगा, क्योंकि उसका तो एंजाइम है, फिर आप तो नेक्स्ट स्टेप कर दोगे। तो एंटीबॉडी अगर वहीं रह जाती है विद एंजाइम तो आपको तो कलर मिल जाएगा। तो अगर आपको कलर मिल गया तो आपका रिजल्ट क्या आएगा? फिर आप क्या कहेंगे कि पेशेंट इज पॉजिटिव। यही कहेंगे ना कि पेशेंट पॉजिटिव है क्योंकि कलर आ गया। पर क्या रियल में पेशेंट पॉजिटिव था? आप रिंस करना भूल गए, आपकी गलती की वजह से एंटीबॉडी वहीं रह गई और पेशेंट पॉजिटिव आ गया, है कि नहीं? मेरी बात समझ में आ रही जो मैं कहना चाह रहा हूं? इसलिए रिंस का सिग्निफिकेंस बताओ। जिशान, तुमने जो रिंस का सिग्निफिकेंस पूछा मैं आपको वो बता रहा हूं। रिंस करना इसलिए जरूरी है कि मान लीजिए अगर सैंपल में एंटीबॉडी नहीं होती है तो जब हम नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि हमें आंखों से नहीं दिख रहा ना कि एंटीबॉडी है सैंपल में या नहीं, अगर आंखों से दिख जाती तो फिर ये टेस्ट ही क्यों करते? सीधी सी बात है। तो जब आपने सैंपल यूज किया और उसमें एंटीबॉडी नहीं है तो आपने तो नेक्स्ट स्टेप करना ही है, एंटीबॉडी वाला जिसमें एंजाइम लगा हुआ है, तो वो बाइंड नहीं करेगा अगर एंटीबॉडी नहीं होगी, और जैसे रिंस करोगे तो वो साफ हो जाएगा और प्लेट बिल्कुल वैसी रहेगी जैसे पहले थी, और सबस्ट्रेट देने पे कलर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर रिंस करना भूल जाते हैं तो एंटीबॉडी उसी वेल में पड़ी रह जाएगी और आपको कलर दे देगी, एंड दिस कैन गिव अ टेस्ट विच इज रॉन्ग। तो इसीलिए फिर आपको एक
कॉन्फर्मेटरी टेस्ट कराना पड़ता है। जो धनंजय तुमने क्वेश्चन पूछा था, अब शायद तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई, तुम्हें अपने सवाल भी मिल गया वो जवाब का, कि इसलिए फिर हम एक कॉन्फर्मेटरी टेस्ट जरूर कराते हैं एलाइसा के बाद HIV के लिए। आई होप तुम्हें याद होगा, मैंने पढ़ाया है। RT-PCR सर। वो भी करा सकते हैं, लेकिन उससे भी वैसे भी एक टेस्ट और भी कराया जाता है, दैट इज कॉल्ड वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट, वो भी कराया जाता है। ईडॉल टेस्ट। ठीक है, हाँ वो वेस्टर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न विडाल तो टाइफॉइड का है। ब्लॉटिंग मतलब और वेस्टर्न के अलावा सदर्न नहीं करा सकते हम? इसका जवाब अंकुर पल देंगे। अंकुर पल, गिव द आंसर। नो सर। क्यों, व्हाई? क्यों नहीं करा सकते? सर दोनों में कुछ डिफरेंस होता था, वो याद नहीं है। अच्छा, और कौन है सामने? जोया अली। जोया अली, गिव द आंसर। आंसर दीजिए। तो याद नहीं आ रहा वो पॉइंट। अच्छा, चारुलता। चारू, नो आंसर्स। सर साउदर्न ब्लॉटिंग में डीएनए सीक्वेंसिंग का वो होता है, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग में प्रोटीन्स का। धनंजय समझे? समझ गया सर। और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में धनंजय? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग में उसमें क्या होता है? सर आरएनए। और वेस्टर्न ईस्टर्न ब्लॉटिंग? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब होता है ना? लिपिड्स। लिपिड्स, लिपिड्स करेक्ट। तो ये सब जो नेम्स हैं, ये किसके, अंकुर पल, किसके नेम्स के अकॉर्डिंग है? आई मीन ऑन द डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सर साइंटिस्ट के नेम के हिसाब से। कौन सा साइंटिस्ट, नाम बताओ। सर साइंटिस्ट का नाम याद नहीं आ रहा। साइंटिस्ट का नाम? सर सदर्न ब्लॉटिंग साइंटिस्ट के नेम पे था शायद। अच्छा, और ईस्टर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग? वो नहीं था।
सदर्न ब्लॉटिंग साइंटिस्ट के नेम क्या है? E.M. सदर्न। और क्योंकि उनका नाम सदर्न था इसलिए फिर साउथ में सदर्न मतलब डायरेक्शन साउथ करके उन्होंने कुछ बना लिया और ईस्टर्न वेस्टर्न और नॉर्दर्न रख लिया। ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्दर्न तो साइड्स के नेम के अकॉर्डिंग है, साइड्स के अकॉर्डिंग कर दिया, लेकिन सदर्न इज साइंटिस्ट। Now what we are detecting is detection of antigen. तो जब एंटीजन डिटेक्ट करना होगा तो प्लेट पे हमारे पास क्या लगा होना चाहिए? एंटीबॉडी। और जब हमें एंटीबॉडी डिटेक्ट करनी थी तो प्लेट पे एंटीजन लगा हुआ था। और जब हमें एंटीजन डिटेक्ट करना है तो प्लेट पे एंटीबॉडी लगी हुई है। एम आई राइट? ठीक है, अभी तक तो सब ठीक चल रहा है। तो सैंपल लिया, सैंपल के बाद रिंस किया, और अगर सैंपल में एंटीजन होगा तो एंटीबॉडी से बाइंड कर जाएगा। और सपोज कि फिर आप क्या करेंगे? देखिए, सैंपल में तो आप एंटीजन डिटेक्ट कर रहे हैं, तो अब इस एंटीजन के ऊपर आप क्या कर सकते हैं? स्पेसिफिक एंटीबॉडी पुट करेंगे। प्लस आपको रिंस करना पड़ेगा। तो स्पेसिफिक एंटीबॉडी, थोड़ा ना ये लेंदी हो गया। लेंदी हो गया से मेरा मतलब लेंदी प्रोसेस है, मैंने लेंदी नहीं किया, प्रोसेस अपने आप में लेंदी है। प्लेट है, प्लेट के ऊपर एंटीबॉडी है, जो कैप्चर एंटीबॉडी है, जो एंटीजन को कैप्चर करेगी। उस कैप्चर्ड एंटीबॉडी ने एंटीजन को कैप्चर किया और एंटीजन बाइंड भी हो गया अगर सैंपल में है तो। सपोज सीरम अगर सैंपल लिया तो एंटीजन बाइंड हो गया। एंटीजन बाइंड होने के बाद जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी आपने दी है, सपोज वो भी बाइंड हो गई। जो स्पेसिफिक एंटीबॉडी है वो भी बाइंड हो गई। और फिर वही पुराना वाला स्टेप कि जब एंटीबॉडी बाइंड हो जाती है तो उसकी एंटीबॉडी देनी पड़ती है।
तो अब जो पूरा एक प्रोसेस आ गया, मतलब पूरा जो एक स्टेप बन के आएगा, उसमें प्लेट के ऊपर एंटीबॉडी, एंटीबॉडी पे लिंक्ड एंटीजन, एंटीजन के ऊपर लिंक्ड एंटीबॉडी जो आपने पुट करी, और उस एंटीबॉडी के ऊपर एंटीबॉडी। जिसके साथ एंजाइम लिंक्ड है हमारा। और अब जब हम सबस्ट्रेट देंगे, then we will get the कलर्ड प्रोडक्ट। तो थोड़ा लेंदी स्टेप हो गया, एक स्टेप बढ़ गया है इसमें। आई मीन टू से कि वन स्टेप जो यहां पे बड़ा है, दैट इज कि जो एंटीबॉडी बीच में है और फिर उसके बाद एंटीबॉडी, बाकी स्टेप वैसे ही हैं, लेकिन एक एंटीबॉडी जो बीच में आई है, ये वाला स्टेप जो है। और इसमें हम एक चीज और देख रहे हैं कि जो एंटीजन है वो दो एंटीबॉडीज के बीच में आ गया है। अगर इस एंटीजन की हम बात कर रहे थे, जो एंटीजन है हमारे पास, दिस इज द एंटीजन, आपको पता ही है, ये एंटीजन दो एंटीबॉडीज के बीच में एकदम सैंडविच हो गया। तो हम इसको एक नाम और देते हैं, वी कॉल इट सैंडविच मेथड। So here we are detecting the antigen in the sample. And how we can know about it? Because on the plate we have immobilized antibody. और ये एंटीबॉडी कोई कैप्चर एंटीबॉडी है जो एंटीजन को पकड़ती है। इट्स अ कैप्चर एंटीबॉडी जो एंटीजन को पकड़ लेगी। और फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप में वी हैव टू गिव अ स्पेसिफिक एंटीबॉडी टू इट, टू द एंटीजन। क्योंकि स्पेसिफिक एंटीबॉडी, जैसे तुमको याद होगा, स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को बनाने के लिए वी हैव रेड अ मेथड कॉल्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। क्या तुम लोगों को याद है? हमने वो एक पढ़ा था टर्म, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी के थ्रू वी प्रिपेयर्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। डू यू रिमेंबर? कुछ याद है आप लोगों को?
So when we have to detect the antigen, प्लेट के ऊपर एंटीबॉडी होनी चाहिए, एंड व्हेन वी हैव टू डिटेक्ट द एंटीबॉडी, तो प्लेट के ऊपर एंटीजन होना चाहिए जो फिर एंटीबॉडी को बाइंड करे. And rinse is very important at every step. डायरेक्ट एलाइसा, एक छोटा सा जस्ट टू चेक कि एलाइजा इज वर्किंग प्रॉपर्ली, हमारे पास एक डायरेक्ट एलाइसा का एक टेक्निक है. उसमें क्या होता है कि हमारे प्लेट के ऊपर एंटीजन पहले से लगा हुआ है, जो मैंने पहले बताया. इमोबिलाइज्ड एंटीजन, और इसके ऊपर हम लोग एंटीबॉडी, सॉरी ओनली एंटीबॉडी, antibody linked with enzyme plus rinse. तो डायरेक्टली हम इस एंटीजन के ऊपर वी आर पुटिंग द एंटीबॉडी, which is linked with enzyme. And when we will give the chromogenic substrate, it will give colored product. Okay. और जो ऊपर वाला प्रोसेस किया है जिसमें एंटीजन के ऊपर पहले एंटीबॉडी लगी और उस एंटीबॉडी के ऊपर एंटीबॉडी लगी, तो डायरेक्ट और
इनडायरेक्ट का एक मीनिंग बताना चाह रहा था कि डायरेक्ट का मतलब ये हो गया कि एंटीजन के ऊपर डायरेक्टली वो एंटीबॉडी लगाई है जिसके साथ एंजाइम लगा हुआ है और जो बस अगले स्टेप में ही कलर्ड रिएक्शन दे देगा। तो डायरेक्टली हो गया कि ऑन द एंटीजन डायरेक्टली दैट एंटीबॉडी वाज पुट विच इज हैविंग एंजाइम। तो ये हो गया डायरेक्ट एलाइसा, इसमें स्टेप बहुत कम हो गए। और जो ऊपर वाला प्रोसेस है जिसमें एंटीजन लगा हुआ है पहले और इसके ऊपर पहले लगती है एंटीबॉडी, और हमें अगले स्टेप में तो कलर मिल नहीं सकता क्योंकि हमें एंटीबॉडी पुट करनी पड़ेगी, तब जाके हमें कलर्ड प्रोडक्ट मिलेगा इन द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो ये इनडायरेक्ट एलाइसा के फॉर्म में हम इसको कह सकते हैं। दिस इज एक्चुअली इनडायरेक्ट एलाइसा। In the indirect ELISA, what happened? First we have to give the antibody and then we have to give anti-antibody. But direct ELISA में हमने डायरेक्टली उस एंटीबॉडी को ही एंटीजन पे लगाया जिसके पास पहले से एंजाइम था। तो और ज्यादा स्टेप करने की जरूरत नहीं, मतलब कि सबसे रिड्यूस्ड स्टेप या सबसे लेस नंबर ऑफ स्टेप्स अगर पूछता है देन वी कैन से डायरेक्ट ELISA। और ये जो कलर मिल रहा है इसमें जो ये एंजाइम्स हैं, जैसे एक एंजाइम आपको पता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज कि जो एक्स गॉल के प्रेजेंस में आपको एक कलर देता है, जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज कौन सा कलर देगा। Enzymes used in ELISA are एक तो वही जो आपने पढ़ा हुआ है दैट इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज, एक है एल्केलाइन फॉस्फेटेज, एक एंजाइम हो गया हॉर्स रैडिश पेरोक्सीडेज। नाम है एंजाइम का पेरोक्सीडेज एंजाइम।
प्रोब तुम लोग पढ़ते हो वैसे उसमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कि प्रोब क्या होता है. प्रोब इज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए और डीएनए विच इज रेडियो एक्टिवली लेबल्ड. Probe is single stranded RNA or single stranded DNA which is radioactively labeled. It is used to hybridize with the complementary DNA. Complementary DNA कह लो, कुछ भी कह लो. It is used to hybridize. तुम लोगों ने फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ा है इसको? Followed by autoradiography. ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे डीएनए पे, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे अलाउ करेंगे कि हमारा प्रोब जाकर के बाइंड कर जाए. और अगर हमारा प्रोब बाइंड नहीं करता है तो बैंड अपीयर नहीं होगा, और अगर बैंड अपीयर नहीं हुआ तो इसका मतलब म्यूटेशन है. If it is do not appear on the photographic film, then it shows mutation. म्यूटेशन शो करेगा. प्रोब तो हमारा ठीक होगा, प्रोब तो हमारा ओके होगा. गड़बड़ी डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए पे जो हमने प्रोब लगाया है, अगर वहां पे जाके बाइंड नहीं करेगा तो इसका मतलब जिस डीएनए को हम चेक करना चाहते हैं उसमें म्यूटेशन हो सकता है, या कोई फॉरेन जीन हो सकता है, कोई फॉरेन डीएनए आ सकता है. तो उसके लिए भी चेकिंग हो सकती है. जैसे मान लीजिए अगर आपके पास ये कॉम्प्लीमेंट्री, ये इस डीएनए को आप चेक करना चाहते हो, और सपोज ये प्रोब है हमारे पास, और हम इस प्रोब के थ्रू चेक करना चाहते हैं, तो हम इसको अलाउ करेंगे कि हमारे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से जाकर के बाइंड करे. और सपोज कि प्रोब यहां पे आके बाइंड कर जाता है, और फिर हम इसको रख देंगे फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर. और अगर हमारा प्रोब बाइंड कर जाता है तो फोटोग्राफिक फिल्म के पीछे एक बैंड बन जाएगा. क्यों? बिकॉज
प्रोब रेडियोएक्टिवली लेबल्ड है और वो जब रेडियोएक्टिविटी शो करेगा तो फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर एक बैंड बन जाएगा शोइंग कि इट इज अटैच्ड विद द कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। और मान लो अगर ये बाइंड नहीं करता है तो फिर पीछे बैंड नहीं बनेगा। तो वही मैंने बोला कि अगर ये अपीयर नहीं होता है, इफ इट डू नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, तो इसका मतलब कि हो सकता है कि हमारे जो डीएनए है उसमें कुछ गड़बड़ी है, तभी हमारा प्रोब बाइंड नहीं हुआ है। क्योंकि प्रोब तो हमारा ठीक है, बिकॉज प्रोब हमने बनाया और जिस डीएनए को हम चेक कर रहे हैं उसमें हमें मिस्टेक ढूंढनी है। तो दैट विल कंफर्म कि हमारे डीएनए में जो डीएनए सैंपल हमने लिया हुआ है उसमें हो सकता है क्या हो, म्यूटेशन हो, उसमें हो सकता है कोई फॉरेन डीएनए हो, कोई फॉरेन जीन हो, बीच में आ गया हो। दिस कुड हेल्प अस टू नो अबाउट द स्टेटस ऑफ द सैंपल ऑफ द जेनेटिक मटेरियल विच वी हैव टेकन। क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, याद रखें एनसीईआरटी में लिखा है साफ साफ, इट्स गिवन इन एनसीईआरटी, इट्स नॉट a new thing, because आप लोग थोड़ा सा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी प्रोब वगैरह पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इट इज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए या सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, इट इज नॉट डबल स्टैंडर्ड। बायोएथिक्स, एथिक्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि एथिक्स क्या है। एथिक्स आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स बाय व्हिच अ सोसाइटी इज रेगुलेटेड, बाय व्हिच आई मीन देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स by which society is regulated, and that decides which activity is right or which activity is wrong, if we have to sustain ourselves in the society. We know our limits, what we have to do and what not we have to do. Bioethics, अब वर्ड बायो लगा दिया है तो इसका मतलब बायोटेक्नोलॉजी के एथिक्स। Bioethics are standards which regulate biological world. Biological world को regulate करना है हमको, नहीं? तो there are certain concerns जो कंसर्न्स हम लोग एक बार पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि इफ वी आर यूजिंग द एनिमल्स दैट विल कॉज सफरिंग्स टू देम, है ना? वही वाले पॉइंट्स हैं कुछ। अच्छा, इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मैं तुम लोग को एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि इंस्टीट्यूट हैज स्टार्टेड अ प्रोग्राम which is
which will help you to, I mean, which can make you better, which can make you, which will just to help you simply. तो उसमें क्या होगा कि I will be discussing, I will be having certain discussions with few students every day. तो So 5 students will be taking on everyday basis. तो जैसे कि today for 5 students I will be having a discussion after the class at about 6:30, 6:30 बजे. 5 बच्चे मुझे ज्वाइन करेंगे ऑन दी MS Teams ओनली, इसी प्लेटफॉर्म पे MS Teams पे 5 बच्चे मुझे ज्वाइन करेंगे, ठीक है. और 5 बच्चे कल ज्वाइन करेंगे, आई विल गिव यू द टाइम. तो मुझे ज्वाइन करेंगे जो आज बच्चे, उसमें अभिषेक, randomly I'm giving names alphabetically, Abhishek, Ankur Pal, Anupama Chauhan, Charu Lata, Ashok Kumar, roll number 2062361, Ashok Kumar. You heard the names? मैंने किस किस का नाम लिया? They can say yes in the chat box. अभिषेक, अंकुर पल, चारुलता, अशोक कुमार, यस. और मैंने 2 गर्ल्स के नाम भी लिए थे, चारुलता एंड 1 मोर. किसी और एक नाम मैंने अभी और भी लिया था. चारुलता, आपका आंसर नहीं आया. आर यू एबल टू हियर मी? मुझे सुन पा रही हो तुम? चारू, कैन यू हियर मी? I think she is not able to hear me. कोई नहीं. 3 बच्चों के जवाब आए हैं. If not able to hear me, then Rajul. Rajul. That's good. ठीक है. Rajul and Agriti Gangwar. ओके. तो ठीक है, ये बच्चे आज मुझे ज्वाइन कर लेंगे और कल मुझे ज्वाइन कर लें
आदर्श चतुर्वेदी, अभिनव छाबड़ा, आदर्श चतुर्वेदी, अभिनव छाबड़ा, अभिनव कुमार, अंशिका शर्मा, अनुराग प्रकाश। ये 5 स्टूडेंट्स कल मुझे ज्वाइन करें 2:15, 2:15 बजे, हाफ एन आवर बिफोर दी क्लास, 2:15। इट इज जस्ट फॉर हाफ एन आवर, और आपकी टर्न हो जाएगी तो देन यू कैन गो। इट्स नॉट कि यू हैव टू सिट फॉर हाफ एन आवर। आई होप ऑल ऑफ यू हर्ड दैट। कल के लिए आदर्श चतुर्वेदी, अभिनव छाबड़ा, अभिनव कुमार, अंशिका शर्मा एंड अनुराग प्रकाश। टुमारो 2:15, 2:15 बजे। You can write yes in the chat box. ओके, सो तो ये 5 बच्चे कल मुझे मिलेंगे 2:15 बजे at 2:15। ओके, तो आज 6:30 पे जो मैंने अभी 5 नाम लिए वो मुझे मिलेंगे। ठीक है, चलो ये टॉपिक लेते हैं, और इसमें द मीटिंग विल बी interaction. It will be given the name personal interaction on the MS Teams, same channel, subject zoology में ही होगा, personal interaction करके mention होगा, and you have to join that. Okay? सारे students की बारी आएगी every day, और इसमें I will be posting it on the group also, जो भी मुझे, because every day I have to interact with you, so I'll be posting it on the Telegram group. आज के लिए मैंने बता दिया और कल के लिए भी मैंने बोल दिया, otherwise I will be posting it on the group also. तो first concern about the biological world is that the use of animals causes sufferings to them. Second concern about the animals is that the introduction of a transgene, introduction of a transgene violates the integrity of species. Violates the integrity of species. अगर हम कोई जीन इंट्रोड्यूस करते हैं किसी एनिमल के अंदर, तो हम उसकी डाइवर्सिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। हम उसकी रिचनेस को एडल्ट्रेट कर रहे हैं, उसमें मिलावट कर रहे हैं। So that is also a concern. Suppose if we have introduced the insulin gene into E. coli for production of the genetically engineered insulin, humulin, what we did is
we adulterated its genetic material by introducing a gene from the, suppose, humans. Introduction of human genes dilutes the concept of humanness. बिल्कुल सही बात है कि ह्यूमननेस, इंसानियत डाइल्यूट होती है if we are introducing our genes into other organisms. Next, using animals for obtaining a recombinant product reduces their status as a factory. एक फैक्ट्री की तरह हम एनिमल्स को ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि वी आर ऑब्टेनिंग प्रोडक्ट्स. सो व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर रिड्यूसिंग देयर स्टेटस एज अ फैक्ट्री, कि वो फैक्ट्री हमारे लिए और हमें बस प्रोडक्ट देते रहें व्हाट वी वांट. There are certain unforeseen risks. An unforeseen risk which can affect environment or biodiversity. जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स हम लोग यूज कर रहे हैं उनके कुछ ऐसे रिस्क हैं जो अभी नजर तो नहीं आ रहे लेकिन बाद में हो सकते हैं. जैसे कि मैंने बताया कि हम बनाया है फ्लावर सैवर टोमेटो, तो जल्दी पिचकता नहीं, खराब नहीं होता है. फिर हमने डिस्कस किया कि हमने एक ऐसा चावल भी बनाया जो विटामिन ए एनरिच्ड राइस है, इसको गोल्डन राइस कहते हैं. लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जब हमने इनको बनाया है तो इनमें एक पर्टिकुलर जीन को इंट्रोड्यूस किया है डेफिनेटली, एंड व्हेन वी हैव इंट्रोड्यूस्ड द जीन हमने वेक्टर यूज किया होगा. We would have used a vector, और वेक्टर को अगर आपने यूज किया है तो वेक्टर को सिलेक्ट किया होगा होस्ट के अंदर, रिकॉम्बिनेंट्स को सिलेक्ट किया होगा. रिकॉम्बिनेंट को सिलेक्ट करने के लिए आपने सिलेक्टेबल मार्कर का यूज किया होगा क्योंकि आपने पढ़ा है कि राइस में अगर कोई पर्टिकुलर जीन को इंट्रोड्यूस करना है तो यू हैव टू यूज अ वेक्टर लाइक एग्रोबैक्टीरियम.
या फ्लेवर सेवर टोमेटो में अगर आपने जीन को इंट्रोड्यूस करना है तो यू आर यूजिंग अ वेक्टर agrobacterium, TI plasmid, modified TI plasmid of agrobacterium is being used. And definitely if you want to allow the selection of recombinant agrobacterium, जो recombinant agrobacterium उसको select करना होगा ताकि वो infect करे, desired gene को introduce करे, तो recombinant के अंदर recombinant gene होता है और recombinant DNA का यूज होता है, बिकॉज वेक्टर्स की एक प्रॉपर्टी है सिलेक्टेबल मार्कर्स, और सिलेक्टेबल मार्कर्स जो हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स तो उसमें होते हैं। तो मैं ये बात पूछना चाह रहा हूं कि अगर मैं गोल्डन राइस को खा रहा हूं या फ्लेवर सेवर टोमेटो को खा रहा हूं तो क्या मेरे अंदर सिलेक्टेबल मार्कर जीन भी जा रहा है? जस्ट आस्किंग दैट, बिकॉज वो वेक्टर तो पहुंचा है, उस वेक्टर ने जीन को इंट्रोड्यूस किया है, उस वेक्टर में तो सिलेक्टेबल मार्कर जीन भी लगा हुआ था, तो पूरा का पूरा प्लाज्मिड अगर गया है अंदर तो वो तो सिलेक्टेबल मार्कर जीन को भी ले गया। तो क्या सिलेक्टेबल मार्कर जीन भी हमने खा लिया है? हाँ या ना? क्योंकि जीन को इंट्रोड्यूस करेगा वेक्टर, और जीन को इंट्रोड्यूस करेगा तो वेक्टर में तो सिलेक्टेबल मार्कर होता ही, बिकॉज ये उसकी प्रॉपर्टी है, आपने पढ़ी हुई है। तो इसका मतलब कि अगर जीन गया है, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट इंट्रोड्यूस हुआ है इनटू द प्लांट, दैट विल हैव द सिलेक्टेबल मार्कर जीन ऑल्सो। अगर सिलेक्टेबल मार्कर जीन है इसका मतलब वो भी खा लिया हमने तो। ओके, सिलेक्टेबल मार्कर जीन like antibiotic resistant gene, in the product if consumed। अगर हम ये प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, ये चावल खाते हैं, ये टमाटर खाते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है can be introduced, this gene can be introduced in the intestinal flora, I mean bacteria, which would make bacteria antibiotic resistant। It can outnumber in our body in human body का। जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन आपने खा लिया रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट के साथ, क्या वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इंटेस्टाइन का बैक्टीरिया ले सकता है? ट्रांसफॉर्मेशन तो हो ही सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन कैन हैपन।
Yes or no? When we are eating the recombinant product, the gene inside it can be taken up by the bacteria present in our intestine, and that bacteria would become antibiotic resistant. Yes. Okay, and now when we are eating antibiotics, this bacteria will not be killed and it may outnumber in our intestine. No doubt that bacteria is helpful to us, it is symbiotic, but up to a limit in number. If that increases to, if it doubles or triples or becomes more than that, it can cause health problems in the human body. तो ऐसा हो सकता है, जो एक ऐसा रिस्क है जो अभी नजर नहीं आ रहा, बट हो सकता है, मे बी. एक बात और फाइनली, कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है तो उसकी प्रोटीन भी होगी. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोटीन can cause allergy in some people. Can cause allergy in some people. हाँ ठीक है, हो सकती है, क्योंकि वो प्रोटीन भी होगी साथ में. भाई एक अनवांटेड प्रोटीन है जो आप खा रहे हो, उस प्रोटीन को आप खा रहे हो, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट प्रोटीन है जो नॉर्मली आपको कहीं नहीं मिलती, बट क्योंकि वेक्टर में है तो आपको खानी पड़ रही है. तो हो सकता है उससे कोई एलर्जी हो जाए, मे बी कोई पर्सन सेंसिटिव हो जाए उससे. एंड फाइनली, जो एंटीबायोटिक जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, उसका तो पॉलन ग्रेन भी जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा. जेनेटिकली मॉडिफाइड pollen grain can affect plant diversity. जो आसपास प्लांट्स हैं उसमें अगर वो पॉलन ग्रेन जाता है तो वो प्लांट की डाइवर्सिटी को अफेक्ट कर सकता है. और इंसेक्ट पॉपुलेशन इंसेक्ट पॉपुलेशन कंसर्न एटसेट्रा. जो इंसेक्ट उसको कैरी कर रहा है फॉर पॉलिनेशन, अगर वो उसको कंज्यूम भी करता है एट द सेम टाइम उस पॉलन ग्रेन को, तो उसकी पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ सकता है. और जिस प्लांट पे वो गया है जेनेटिकली मॉडिफाइड पॉलन, उस पॉलन को भी वो उस प्लांट को भी इफेक्ट कर सकता है, बिकॉज आप नहीं चाहते कि और किसी प्लांट में जीन जाए, लेकिन पॉलन ग्रेन है वो तो जाएगा. और किसी भी प्लांट में ये जीन्स जा सकते हैं जो हम अपने डिजायर्ड प्लांट में तो चाहते थे कि उसमें रहे, लेकिन पॉलन ग्रेन के थ्रू वो बायोडाइवर्सिटी को अफेक्ट कर सकता है. इंसेक्ट्स या एनिमल्स जो एसोसिएटेड हैं उस प्लांट के साथ, जिसको खाते हैं मे बी, उनको अफेक्ट कर सकता है, बिकॉज है ना, बिकॉज उसमें वो अनवांटेड प्रोटीन या जीन है जो पहले नहीं था. हालांकि वो हमें तो डिजायर्ड फिनोटाइप दे रहा है, लेकिन बायोलॉजिकल वर्ल्ड को वो अफेक्ट कर सकता है. तो दिस इज सर्टेन अनफोर्सीन रिस्क जो अभी नजर नहीं आ रहे, लेकिन 50 साल बाद 100 साल बाद हो सकता है उसके इफेक्ट आए. और ये जो इफेक्ट्स मैंने बता दिए, तो इसीलिए एक कमिटी है हमारे पास, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी इंडिया में, जो इन सारी रिसर्चेस को चेक करती है कि कहीं जो हम रिसर्च करना चाह रहे हैं कहीं वो किसी बायोडाइवर्सिटी को खराब तो नहीं करेगी. अगर करेगी तो रिसर्च को बैन कर दिया जाए, और अगर नहीं, ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, कोई नेग्लिजिबल, तो वी कैन, या बिल्कुल नहीं है तो वी कैन कंटिन्यू द रिसर्च. एंड दिस कमिटी gives the approval, then only the scientist or a particular industry will be using that product and will make it commercialize. Okay, so with this I conclude. This chapter is over. वैसे तो
लेकिन 5-10 मिनट अब इसमें और लगेंगे क्योंकि बायो पेटेंट वगैरह एक छोटा सा टॉपिक 5-10 मिनट का रह गया। तो नेक्स्ट वील बी कंप्लीटिंग और वी विल बी स्टार्टिंग विद रिवीजन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। मैंने सोचा पहले बायोमोलिक्यूल्स को डिस्कस कर लो बिकॉज ऑफ दी चैप्टर जिसमें तुम लोग ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हो। तो नेक्स्ट आओगे तो ब्रिंग योर डाउट्स विद द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, एमसीक्यूज और अपने डाउट्स पूछना नेक्स्ट टर्न पे। प्लस 11th में बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स तक एक बार रीड कर लेना एंड देन कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स ये हम शुरू में लेके चलते हैं, वी विल बी डिस्कसिंग इट। उसमें कोई रीड कर लो बिकॉज टुडे इज फ्राइडे, नेक्स्ट क्लास इज ऑन ट्यूसडे। तो ट्यूसडे जब क्लास आएगी तो फिर हम उसको जो है वो एक रिवीजन देंगे और ट्यूसडे तक उस चीज को अब रीड कर लो आप, ठीक है ना, तो वो हम देख लेंगे। ओके, तो अभी मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, आई एम लीविंग द मीटिंग बिकॉज आई हैव टू अरेंज द इंटरेक्शन मीटिंग। तो जिन बच्चों को मैंने बोला है वो 6:30 पे मुझे ज्वाइन करें 10 मिनट के बाद। ओके, बाय बाय। यस सर, आपने अभिषेक को बोला कि अभिषेक शर्मा? कोई बात नहीं, अभिषेक शर्मा आपने सुन लिया, कोई बात नहीं, अभिषेक शर्मा इज देयर विद मी।